हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीसी का ऑर्डर 21 में से सेक्शन 66 से लेकर के सेक्शन 73 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है रूल 76 से लेकर के रूल 73 तक। रूल इसका 66 कहता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल्स बाय पब्लिक ऑक्शन। रूल 66 में लोक नीलामी द्वारा किए जाने वाले विक्रयों की उद्घोषणा के बारे में बात किया गया कि जो लोक नीलामी होगी उसकी उद्घोषणा कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, इसके बारे में रूल 66 बताता है। इसमें डिक्री के निष्पादन में जब लोक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता है, लोक नीलामी द्वारा जब विक्रय किया जाता है तब कोर्ट उसके पहले ऑर्डर करेगी, डिक्लेयर करेगी कि इस प्रॉपर्टी का विक्रय कर दिया जाए। ये पहले कोर्ट डिक्लेयर करेगी और जब कोर्ट डिक्लेयर कर देगी तब फिर डिक्रीदार और निर्णित ऋणी की सहमति और या उसको सूचना देने के बाद जैसे उसको सूचना प्राप्त हो जाएगी तब उद्घोषणा में नियत समय, नियत तिथि, दिन और टोटल संपत्ति का विवरण प्लस ऋण का डिटेल, किसका ऋण है, कितना ऋण है, क्या अदा करना है, ये सारा चीज विवरण लिख करके उसे देना होगा, उसे डिक्लेयर करना होगा। और फिर अगर सूचना, इसमें दूसरी बात करें कि जो डिक्रीदार है और निर्णित ऋणी है उसको सूचना दी जाएगी, लेकिन रूल 54 में कहा गया है कि निर्णित ऋणी को जरूरी नहीं है कि उसको सूचना दे दी जाए, जरूरी नहीं है कि उसको सूचना दे ही दी जाए या वह उपस्थित हुई हो या उसको मालूम हो। क्योंकि कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है इसलिए निश्चित है कि उसका नीलामी होगी और उसका सेल किया जाएगा। तो ये बात रूल 66 में कह दिया कि कोर्ट पहले डिक्लेयर करेगा, डिक्लेयर करने के बाद में जब उसका नीलामी होगी तो उस नीलामी में किस दिन नीलामी होगी, कब नीलामी होगी, किस तिथि को होगी, किस जगह पर होगी, क्या ऋण है, किसका ऋण है, संपत्ति क्या है, उसका डिटेल क्या है, इसका उसको प्रकाशन कराना पड़ेगा और फिर उस जगह पर जहां के लिए प्रकाशन किया गया वहां पर उसका नीलामी की जाएगी। ये रूल 66 है। अब रूल 67 कहा मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन। इसका रूल 67 कहता है उद्घोषणा करने की रीति। अभी तो ये हो गया कि उद्घोषणा की जाएगी, अब उसका टाइप क्या होगा, उसको प्रोसेस क्या होगा, उसकी रीति क्या होगी, इसके बारे में 67 रूल बताता है कि उद्घोषणा अगर रूल 54 सब क्लास 2 के तहत की जा रही है तो उसमें प्रकाशित किया जाएगा, उसके अनुसार क्या किया जाएगा, उसको प्रकाशन किया जाएगा, उसको डेली न्यूज़पेपर में उसको दिया जाएगा। और फिर जो प्रकाशन कोर्ट के आदेश से किया जाएगा वो जो अगर कोर्ट कहता है राजपत्र न्यूज में दिया जाए तो राजपत्र में दिया जाएगा, अगर वो कहता है स्थानीय में दिया जाए तो स्थानीय न्यूज़पेपर में उसको दिया जाएगा। जो कोर्ट लिखेगा उस पर उसका प्रकाशन कराया जाएगा और जो प्रकाशन इसमें खर्चा होगा वो विक्रेता के हक में चला जाएगा, क्यों, विक्रेता के हक में ही उस खर्चे को जोड़ा जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो अगर उसको लाटों में जो है कुर्की कराने, लाटों में जो है उसकी नीलामी करानी है तो लाटों में नीलामी कराने के लिए जरूरी नहीं है कि हर एक लाट की घोषणा की जाए, ये जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि हर एक लाट की घोषणा की जाए, हर एक लाट की प्रकाशन कराया जाए, एक साथ प्रकाशन करा दिया जाएगा। इस बात को रूल 66 में कहा गया। अब रूल 67 में कहा गया, रूल 68 कहता है टाइम ऑफ सेल। रूल इसका 67 कहता
इसका कहता है टाइम ऑफ सेल, विक्रय का समय। रूल 68 विक्रय का समय। तो अब विक्रय, अभी उद्घोषणा हो गई नीलामी की, उसके बाद उसका तरीका हो गया। अब आया कि विक्रय निर्णित ऋणी की सहमति से, निर्णित ऋणी की लिखित सहमति से विक्रय किया जाएगा। क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और उसका डिक्लेरेशन हो गया है, तो कोर्ट जो है उसमें आदेशित ये कर देगी कि जब विक्रय हो तो निर्णित ऋणी की सहमति, लिखित सहमति ले ली जाए, तो वो लिखित सहमति से उसका विक्रय होगा। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्थावर संपत्ति है, तो विक्रय के पहले 15 दिन पहले उसका प्रकाशन करा दिया जाएगा, उसको डिक्लेयर करा दिया जाएगा। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, जंगम संपत्ति है, तो 7 दिन पहले उसका प्रकाशन या उसका डिक्लेरेशन करा दिया जाएगा। और जो विक्रय और जो प्रकाशन कराने का अंतर होगा वो ये होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में 15 दिन का और मूवेबल प्रॉपर्टी में कम से कम 7 दिन का उसमें गैप होना चाहिए। अब रूल 69 इसका कहता है अर्जमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल। रूल 69 कहता है विक्रय का स्थगन या रोका जाना। जो नीलामी हो रही है, नीलामी में जो विक्रय हो रहा है, विक्रय को कब रोका जाएगा, कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में रूल 69 कहता है। तो इसमें कहा कि न्यायालय स्वविवेक करता या जो नीलामी कर रहा है उसके स्वविवेक से कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए, कोई विशिष्ट कारण के लिए कि उसमें ये कारण हो गया या इसलिए विलंब हो गया, कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए टाल सकता है। अगर संचालन करने वाला अधिकारी व्यक्तिगत रूप से किसी परेशानी में फंस गया है या स्वविवेकानुसार उसको ये निर्णय लेना उचित लगता है कि इसके नीलामी को हमें रोक देना चाहिए अभी, तो वो उसके अधिकार में है, वह रोक सकता है। लेकिन अगर नीलामी 30 दिनों के लिए टल गई तो रूल 67 के अनुसार फिर से उसको नई घोषणा करनी पड़ेगी, नया प्रकाशन कराना पड़ेगा और फिर से उसको नीलाम करना पड़ेगा। तो ये बात कह दी रूल 69 में। रूल 70 को इसमें से रिपील्स कर दिया गया, हटा दिया गया है। रूल 71 इसमें से कहता है डिफॉल्टिंग परचेजर आंसरेबल फॉर लॉस ऑन रीसेल। डिफॉल्टिंग परचेजर जो परचेज कर रहा है, इसमें रूल 71 में कहा कि व्यतिक्रम करने वाला क्रेता पुनर्विक्रय में हुई हानि के लिए उत्तरदायी होगा। रूल 71 में कहा कि जो परचेजर है, निर्णित ऋणी की संपत्ति को अधिकारी के द्वारा ए को बेच दिया गया, ए को सेल कर दिया गया। अब ए डिफॉल्टर निकल गया। ए क्या हो गया? ए डिफॉल्टर हो गया। सपोज करो कि उसने पेमेंट नहीं दिया या उसने माल को नहीं उठाया या उसने एग्रीमेंट जो है उसको तोड़ा, किसी तरह से वो डिफॉल्टर हो गया ए। तो डिफॉल्टर हो गया तो पेमेंट जो डिक्रीदार था उसको क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो जब डिक्रीदार को पेमेंट नहीं मिलेगा तो उसका निष्पादन एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, इसलिए उसको रीसेल, चूंकि वो डिफॉल्टर हो गया, उसको रीसेल जो है कोर्ट करने का आदेश देगा। और जो रीसेल में यदि कोई लॉस हो गया, पहले सपोज करो ए के पास जब प्रॉपर्टी बेची गई थी तब 100 रुपीज की थी, अब रीसेल बी को किया जा रहा है और प्रॉपर्टी 80 की आ गई, तो जो लॉस हुआ, इसमें का जो लॉस हुआ वो लॉस ए के हक में जो निर्णित ऋणी है और डिक्रीदार की सहमति से ए पर थोपा जाएगा। और ए चूंकि डिफॉल्टर है, ए की वजह से रीसेल में कमी आई है, इसलिए ए देनदार होगा किसकी सहमति से?
निर्णित ऋणी और डिक्रीदार की सहमति से, उससे वसूले जाएंगे। ये बात रूल 71 में कहा। अब रूल 72 कहता है इसको, डिक्री होल्डर नॉट टू बीट फॉर और बाय प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। रूल 72 इसका कहता है, अनुज्ञा के बिना डिक्रीदार संपत्ति के लिए ना तो बोली लगाएगा और ना उसको क्रय करेगा। अब रूल 72 कहता है कि विक्रय के निष्पादन में जब प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है उस समय संपत्ति का विक्रय किया जाता है, तो जो डिक्री धारक है जिसके हक में फैसला हुआ है वो उसमें से बिना न्यायालय की अनुमति से ना तो बोली लगा सकता है, ना उसे परचेज कर सकता है, और ना ही किसी अपने के द्वारा परचेज करवा सकता है अपने लिए। ये बात कही गई कि बिना न्यायालय की अनुमति से ना तो वो बोली लगाएगा, ना परचेज करेगा, और ऐसा नहीं अपने किसी साथी के द्वारा खुद परचेज करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कहा कि अगर डिक्रीदार कोर्ट से परमिशन ले लेता है, मान लेते हैं कि कोर्ट ने आज्ञा दे दी डिक्रीदार को परचेज करने के लिए, तो क्रय धन निर्णित ऋणी की देय धनराशि से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा, या उसकी जो वास्तविक वैल्यू होए उससे वो कम नहीं हो सकता अगर परमिशन दिया गया है तो। और यदि परमिशन नहीं दिया, परमिशन के बिना वह खरीद लेता है या उसको क्रय कर लेता है, तब क्या होगा कि निर्णित ऋणी के हित, मतलब निर्णित ऋणी के हित के लिए अगर वो प्रभावित हो जाता है, निर्णित ऋणी उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो निर्णित ऋणी प्रार्थना पत्र देता है और अपने नुकसान के बारे में बताता है, तो जो उसका क्रय है, जो उसका क्रय विक्रय है वो समाप्त कर दिया जाएगा और उसे पुनः विक्रय किया जाएगा। अगर डिक्री होल्डर ने परचेज किया बिना अनुमति के या अपने किसी से परचेज करवाया है और जिसमें निर्णित ऋणी का नुकसान हो गया है, तब निर्णित ऋणी के प्रार्थना पत्र पर उस क्रय विक्रय को निरस्त करके पुनः उसको सेल का आदेश करेगा। ये बात रूल 72 में आ गई। अब रूल 73 में कहा, इसका रूल 72A कहता है कि इस बंधकदार द्वारा न्यायालय की इजाजत के बिना विक्रय में बोली का न लगाया जाना। अभी तो ये हो गया कि कोई भी संपत्ति है, अब सेम बात कह दी कि अगर बंधकदार है, उसने प्रॉपर्टी को अपने पास बंधक कर लिया, मॉर्गेज कर लिया और उसको धन दिया है, अब उसकी बोली लगाई जा रही, नीलामी हो रही इस प्रॉपर्टी को, तो जो बंधकदार है वो उसको बोली लगाने का या परचेज करने का राइट नहीं है, या बंधकदार अपने किसी खास से अपने लिए ना तो बोली लगवाएगा और ना परचेज करेगा, फिर वही रूल 72 वाले नियम लागू हो जाते। अगर कोर्ट के परमिशन से वो लगाता है, बोली लगाता है, लेता है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो बिना अनुमति के लगा उसको परचेज कर लेता है और जो निर्णित ऋणी उसका लॉस हो जाता है, तो फिर वो कैंसिल होगा। ये बात रूल 72A में कह दी। रूल 73 में कहा, इसका रूल 73 कहता है अधिकारियों द्वारा बोली लगाने या क्रय करने पर निबंधन। अब जो अधिकारी उसको नीलामी करने आए हैं, इसमें कहा गया कि जो अधिकारी उसको नीलामी करने के लिए आए हैं या जिसके अंडर में वो है, वो ना तो बोली लगाएंगे और ना ही परचेज करेंगे, ना तो प्रत्यक्ष ना तो अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाएंगे और ना तो उसे प्राप्त करेंगे और ना तो उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, ना तो परचेज करेंगे और ना ही परचेज करने का प्रयत्न करेंगे, ना तो बोली लगाएंगे ना बोली लगाने का प्रयत्न करेंगे, स्वयं या अपने किसी साथी के द्वारा। अब इसमें से रूल 66 से लेकर के रूल 73 तक
ऑर्डर 21 के क्लियर हो गए होंगे। रूल 74 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।